कृष्णदेव राय और उनको उपहार में मिले 4 फूलदानों के इर्द गिर्द घूमती है। क्या होता है जब 4 में से एक फूलदान टूट जाता है? किसके हाथों फूलदान टूटता है? महाराज की प्रतिक्रिया क्या रहती है? तेनालीराम की यहाँ क्या भूमिका रहती है? यही इस कहानी में बताया गया है। राजा कृष्णदेव राय के जन्मदिन के अवसर राजमहल में बहुत बड़े भोज का आयोजन किया गया। पड़ोसी राज्य के कई मित्र राजा उस शुभ अवसर पर महाराज को बधाई देने पहुंचे और उन्हें एक से बढ़कर एक बेशकीमती उपहार दिए। सभी उपहारों में महाराज को सबसे ज्यादा प्रिय 4 फूलदान थे। वे रत्नजड़ित फूलदान कला का उत्कृष्ट नमूना थे। महाराज ने उन्हें अपने शयन कक्ष में रखवाया और एक सेवक को उनके उचित रखरखाव की जिम्मेदारी सौंप दी। सेवक पूरी सावधानी से उन फूलदानों की साफ-सफाई किया करता था। उसे पता था कि महाराज को वे फूलदान कितने प्रिय थे। यदि उसकी असावधानी से उन्हें कुछ भी नुकसान हुआ तो फिर उसकी खैर नहीं। किंतु एक दिन जो नहीं होना था वह हो गया। सफाई करते समय उन 4 फूलदानों में से एक फूलदान सेवक के हाथ से फिसलकर नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। डर के मारे उनकी जान सूख गई। लेकिन यह बात न छिपनी थी और न ही छिपी। महाराज को जब फूलदान टूटने की खबर मिली तो वे आगबबूला हो गए। उन्होंने उस सेवक को फांसी पर लटका देने का आदेश दे दिया। वह सेवक बहुत रोया, बहुत मिन्नतें की, लेकिन महाराज टस से मस न हुए। अगले दिन सेवक को फांसी पर लटकाया जाना था। तेनालीराम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने महाराज से मिलकर इस छोटे से अपराध के लिए सेवक को फांसी देने का विरोध किया। लेकिन महाराज इतने अधिक क्रोधित थे कि उन्होंने तेनालीराम की बात अनसुनी कर दी। महाराज को समझाने में विफल होने के बाद तेनालीराम बंदीगृह में उस सेवक से मिलने पहुंचे। सेवक तेनालीराम को देख अपने प्राणों की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तेनालीराम उसे दिलासा देते हुए बोले, विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस फांसी के पूर्व जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। तेनालीराम सेवक के कान में कुछ कहकर वहां से चले गए। अगले दिन सेवक को फांसी से पूर्व महाराज के सामने ले जाया गया। महाराज ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो वह बोला, महाराज, मेरी अंतिम इच्छा बचे हुए 3 फूलदानों को देखने की है। उसकी अंतिम इच्छा पूरे करने वे तीनों फूलदान दरबार में मंगवाए गए। जैसे ही वे फूलदान उस सेवक के सामने ले जाए गए, उसने उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। तीनों फूलदानों के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। अपने प्रिय फूलदानों का ये हश्र देख महाराज का क्रोध सांतवें आसमान पर पहुंच गया। वे चीख पड़े, ये तुमने क्या कर दिया मूर्ख? इन फूलदानों को तुमने क्यों तोड़ा महाराज? मेरे हाथों जब एक फूलदान टूटा तो मुझे मृत्युदंड मिला। जब ये 3 फूलदान टूटेंगे तब भी किसी न किसी को मृत्युदंड मिलेगा। मैंने इन्हें तोड़कर उन लोगों के प्राण बचा लिए हैं क्योंकि मनुष्य के प्राण से बढ़कर और कुछ भी नहीं। सेवक हाथ जोड़कर बोला। यह बात सुनकर महाराज में समझ आया कि अपने क्रोध के वशीभूत होकर वह क्या अनिष्ट करने वाले थे। उन्होंने सेवक को छोड़ देने का आदेश दिया और उससे पूछा, किसके कहने पर तुमने से ऐसा किया? सेवक ने तेनालीराम का नाम लिया। महाराज तेनालीराम से बोले, तेनालीराम, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। क्रोध के आवेश में लिया गया निर्णय कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। आज तुमने हमारे हाथों अन्याय होने से बचा लिया। तेनालीराम की इस कहानी में अन्य राज्य का एक दूत महाराज कृष्णदेव राय के राज्य में आता है। महाराज उससे कोई उपहार मांगने को कहते हैं। दूत जो उपहार मांगता है उसे सुनकर सबका सिर चकरा जाता है। दूत क्या उपहार मांगता है? क्या महाराज उसे वह उपहार दे पाते हैं? तेनालीराम की इसमें क्या भूमिका रहती है? यही इस कहानी में बताया गया है।
एक बार विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उनके मित्र पड़ोसी राज्य के राजा का दूत संदेश लेकर आया। वह अपने साथ ढेरों उपहार भी लेकर आया जो पड़ोसी राजा ने भिजवाए थे। दूत विजयनगर में 3 दिन तक रुका। इन 3 दिनों में विजयनगर के राज दरबारियों द्वारा उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी गई। वापस जाने वाले दिन जब दूत राजा कृष्णदेव राय से मिलने आया तो उन्होंने भी अपने मित्र को देने के लिए दूत को ढेर सारे उपहार दिए। वे दूत को कुछ उपहार देना चाहते थे। उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हें उपहार देना चाहते हैं, जो चाहे मांग लो, हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, आभूषण, रत्न। राजा कृष्णदेव राय की बात सुनकर दूत बोला, महाराज, आपके मेरे संबंध में विचार किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मुझे ये सब नहीं चाहिए। यदि आप मुझे उपहार देना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा दीजिए जो सुख दुख में जीवन भर मेरे साथ रहे, जिसे कोई भी मुझसे छीन न पाए। दूत की मांग सुनकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर दूत उपहार स्वरूप चाहता क्या है। उन्होंने इस आशा में दरबारियों की ओर दृष्टि घुमाई कि वे उन्हें इस संबंध में कुछ परामर्श दे सकें, किंतु सबके चेहरे पर परेशानी के भाव देख वे समझ गए कि उनकी स्थिति भी उनसे भिन्न नहीं है। ऐसे अवसर पर तेनालीराम की बुद्धिमानी की कारगर सिद्ध होती है। ये सोचकर उन्होंने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, हमारी आज्ञा है कि दूत के जो मांगा है वह उपहार तुम उन्हें हमारी ओर से दो। अवश्य महाराज। जब आज दोपहर जब दूत यहाँ से अपने देश के लिए प्रस्थान करेंगे तो वह उपहार उनके साथ होगा, तेनालीराम ने उत्तर दिया। दूत के विदा लेने का समय आया। उसके रथ में राजा के लिए दिए गए सारे उपहार रखवा दिए गए। विदा लेने की घड़ी में दूत राजा कृष्णदेव राय से बोला, अच्छा महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। आपके आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु दुख इस बात का है कि मेरा उपहार मुझे प्राप्त न हो सका। दूत की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा तो तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, इनका उपहार तो इनके साथ ही है। राजा कृष्णदेव राय दूत सहित वहां उपस्थित सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए तो तेनालीराम दूत से बोला, महाशय, आप पीछे पलटकर देखिए, आपका पुरस्कार आपके साथ है। दूत ने पीछे पलटकर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह बोला, मुझे तो कोई उपहार दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ है मेरा उपहार? इस पर तेनालीराम बोला, महाशय, ध्यान से देखिए, आपका उपहार आपके पीछे है और वह गई आपका साया, जो सुख दुख में जीवन भर आपके साथ रहेगा और उसे कोई भी आपसे छीन नहीं पाएगा। यह सुनना था कि राजा कृष्णदेव राय हंस पड़े। दूत भी मुस्कुरा उठा और बोला, महाराज, मैंने तेनालीराम की बुद्धिमानी की बहुत चर्चा सुनी थी, मैं वही आजमाना चाहता था। वाकई तेनालीराम की चतुराई प्रशंसा योग्य है। इसके बाद दूत विदा लेकर वहां से चला गया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की पीठ थपथपाकर उसकी बुद्धिमानी की दाद दी। तेनालीराम की लोकप्रिय कहानियों के संकलन की इस कड़ी में आज हम एक मजेदार कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर अपने राज्य की प्रतिष्ठा की एक अभिमानी व्यक्ति के समक्ष गिरने से बचाता है। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अक्सर ज्ञानी विद्वान पंडितों के मध्य विभिन्न विषयों पर चर्चा हुआ करती थी। समय समय पर विभिन्न राज्यों से भी विद्वान पुरुष दरबार में आते और अपने ज्ञान का परिचय देते थे। राजा भी उनके आवभगत और सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक बार एक व्यक्ति राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित हुआ। वह स्वयं को महान ज्ञाता और विद्वान दर्शा रहा था। उसका अहंकार उसकी बातों से झलक रहा था। उसने स्वयं के बारे में खूब बढ़ा चढ़ाकर बातें की। उसके बाद दरबार में बैठे ज्ञानियों को वाद विवाद के लिए चुनौती दे दी।
उसकी बढ़ी ही बातों से सभी दरबारी सहम गए थे। अपमान के डर से किसी भी दरबारी ने उसके साथ वाद विवाद की चुनौती स्वीकार नहीं की। ऐसा में राजा ने तेनालीराम की ओर देखा तो तेनालीराम अपने स्थान से उठा खड़ा हुआ। वह विद्वान को प्रणाम करते हुए बोला, महाशय, मैं आपके साथ वाद विवाद के लिए तैयार हूँ। कल ठीक इसी समय मैं आपसे राजदरबार में भेंट करता हूँ। अगले दिन पूरा राजदरबार भरा हुआ था। विद्वान पुरुष अपने स्थान पर पहले ही पहुंच चुका था। बस सबको तेनालीराम की प्रतीक्षा थी। कुछ ही देर में सबकी प्रतीक्षा समाप्त हुई और तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुआ। तेनालीराम राजा को प्रणाम कर वाद विवाद हेतु नियत स्थान पर विद्वान के समक्ष बैठ गया। अपने साथ मलमल के कपड़े से बंधा हुआ एक बहुत बड़ा गठठर लेकर आया था, जो देखने में भारी ग्रंथों और पुस्तकों का गठठर लग रहा था। विद्वान पुरुष ने जब इतना बड़ा गठठर देखा तो सहम गया। इधर राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम के हाव भाव देखकर आश्वस्त थे कि अवश्य ही तेनालीराम किसी योजना के साथ उपस्थित हुआ है। उन्होंने वाद विवाद प्रारंभ करने का आदेश दिया। आदेश पाते ही तेनालीरामा विद्वान से बोला, महाशय, आपके ज्ञान और विद्वता के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं ये महान पुस्तक लेकर आया हूँ। आइए इस पुस्तक में लिखित विषयों पर वाद विवाद करें। पुस्तक देख पहले से ही सहमे विद्वान पुरुष ने पूछा, क्या मैं इस महान पुस्तक का नाम जान सकता हूँ? अवश्य। इस पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिषा बंधन। तेनालीराम बोला। पुस्तक का नाम सुनकर विद्वान पुरुष घबरा गया। उसने पहले कभी उस पुस्तक का नाम नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि इस पुस्तक का तो मैंने नाम तक नहीं सुना है। इस पर लिखित विषयों पर मैं कैसे चर्चा कर पाऊंगा? वह तेनालीराम से बोला, यह तो बहुत उच्च कोटि की पुस्तक प्रतीत होती है। इस पर चर्चा करने मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, किंतु आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे गहन विषय पर चर्चा हेतु मन मस्तिष्क के साथ साथ सेहत भी दुरुस्त होनी आवश्यक है। मैं आज आराम करता हूँ। कल इस पुस्तक पर स्वस्थ मन मस्तिष्क से चर्चा करेंगे। तेनालीराम मान गया। अगले दिन वह नियत समय पर अपना गठठर लिए पुनः राजदरबार में पहुंचा, किंतु विद्वान पुरुष का कोई अतापता नहीं था। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भी वह उपस्थित नहीं हुआ। वाद विवाद में हार जाने के डर से वह नगर से भाग चुका था। राजा सहित सभी दरबारी चकित थे कि ऐसी कौन सी पुस्तक तेनालीराम ले आया जिसके डर से स्वयं को महान ज्ञाता बताने वाला भाग गया। राजा ने पूछा, तेनाली, बताओ तो सही, ये कौन सी महान पुस्तक है? मैंने भी आज से पहले कभी इस पुस्तक का नाम नहीं सुना है। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, यह कोई महान पुस्तक नहीं है। मैंने ही इसका नाम तिलक्षता महिषा बंधन रख दिया है। इसका अर्थ तो बताओ। तेनाली राजा बोले। महाराज, तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियां। महिषा बंधन का अर्थ है भैंसों को बांधने की रस्सी। इस गट्ठर में वास्तव में शीशम को सूखी लकड़ियां हैं जो भैंसों को बांधने वाली रस्सी से बंधी हुई है। मैंने इसे मलमल के कपड़े में कुछ इस तरह लपेट कर ले आया था कि देखने में यह पुस्तक जैसी लगे। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला। तेनालीराम की बात सुनकर राजा सहित सारे दरबारी हंस पड़े। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक अहंकारी विद्वान के समक्ष अपने नगर का सम्मान बचा लिए। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेरों उपहार दिए। तेनालीराम और दो चोर की कहानी, तेनालीरमन एंड टू थीव्स स्टोरी इन हिंदी की कहानी शेयर कर रहे हैं। तेनालीराम की इस मजेदार कहानी में दो चोर तेनालीराम के घर चोरी करने जाते हैं। वहां क्या होता है? क्या चोर तेनालीराम के घर चोरी कर पाते हैं?
यही इस कहानी में बताया गया है। राजा कृष्णदेव राय समय समय पर कारागृह का निरीक्षण करते रहते थे। इसी क्रम में जब एक दिन वे कारागृह का निरीक्षण कर रहे थे तो एक कोठरी में बंद दो चोर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और दया की भीख मांगने लगे। वे कहने लगे, महाराज, हम चोरी में माहिर हैं, चोरी के हर पैंतरे जानते हैं, राज्य के चोरों के बारे भी जानकारी रखते हैं। यदि आप दया कर हमें छोड़ देंगे तो हम आपके गुप्तचर बन उन चोरों को पकड़वाने में आपकी सहायता करेंगे। महाराज ने उन दो चोरों को छोड़ तो दिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। शर्त अनुसार उन्हें तेनालीराम के घर से बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करनी थी। सफल रहने पर उनकी महाराज के गुप्तचर के रूप में नियुक्ति निश्चित थी, लेकिन असफल रहने पर उन्हें फिर से कारागृह में बंद कर दिया जाना था। दोनों चोरों ने महाराज की शर्त स्वीकार कर ली। रात में तेनालीराम के घर के बगीचे में झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गए और तेनालीराम के परिवार की सोने की प्रतीक्षा करने लगे। रात का भोजन ग्रहण करने के बाद तेनालीराम रोज की तरह अपने बाग में घूमने निकला तो उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। तेनालीराम तीव्र बुद्धि का था। उसने अंदाज लगा लिया कि हो न हो घर में चोर घुस आए हैं, लेकिन वह सामान्य बना रहा। उसने चोरों को ये भनक नहीं लगने दी कि उसे उनके होने का आभास हो गया है। बगीचे का एक चक्कर लगाने के बाद वह घर के अंदर गया और पत्नी को इशारों में बता दिया कि घर में चोर घुस आए हैं। फिर चोरों की सुनाते हुए ऊंची आवाज में पत्नी से कहने लगा, सुनती हो, इन दिनों राज्य में चोरी की वारदात बढ़ गई है, हमें भी सतर्क रहना होगा। क्यों न हम तुम्हारे जेवर और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं एक संदूक में भरकर कुएं में छुपा दें। कोई भी चोर कुएं में बहुमूल्य सामान होने की बात सोच ही नहीं पाएगा। पत्नी ने हामी भर दी। उसके बाद तेनालीराम एक संदूक लेकर बाहर आया और उसे जाकर कुएं में डाल दिया। झाड़ियों में छुपे चोरों ने तेनालीराम की बात सुन ली। वे बड़े खुश हुए कि अब तो आराम से वे तेनालीराम के घर से चोरी कर महाराज की शर्त पूरी कर लेंगे। वहीं बैठकर वे तेनालीराम के परिवार के सोने की प्रतीक्षा करने लगे। जब तेनालीराम का परिवार सो गया तो वे झाड़ियों से निकले और कुएं के पास गए। वहां बाल्टी और रस्सी रखी हुई थी। बिना देर किए वे बाल्टी से कुएं का पानी निकालने लगे और बगीचे में फेंकने लगे। पूरी रात वे कुएं से पानी निकालते रहे। भोर हो गई तब कहीं वे कुएं से संदूक निकालने में कामयाब हो सके। संदूक बाहर आ जाने के बाद उन्होंने खुशी संदूक खोलने लगे, लेकिन जैसे ही संदूक खुला उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसमें जेवर या बहुमूल्य वस्तुएं नहीं बल्कि पत्थर भरे हुए थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वे तेनालीराम द्वारा मूर्ख बनाए जा चुके हैं। तेनालीराम भी तब भी उठ चुका था। वह चोरों के पास गया और अपने बगीचे को सींचने के लिए धन्यवाद देने लगा। पीड़ित लोगों की मदद करने का आदेश दिया और कहा, बाढ़ से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए जितने भी धन की जरूरत हो वह उसे शाही खजाने से निकलवा ले, मगर जल्द से जल्द सभी पीड़ितों की सहायता की जाए। साथ ही कृष्णदेव ने मंत्री से बाढ़ की वजह से टूटे पुल, सड़क और लोगों के घरों की मरम्मत कराने को भी कहा। महाराज का आदेश पाकर मंत्री ने शाही खजाने से ढेर सारा धन निकाला और लंबे समय के लिए गायब हो गया। काफी समय तक मंत्री के दिखाई न देने पर महाराज और अन्य दरबारियों को लगा कि मंत्री बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटा होगा, इस वजह से वह इतने दिन से दिखाई नहीं दिया। मगर तेनालीराम को मंत्री का लंबे समय तक गायब होना हजम नहीं हुआ। इसलिए तेनालीराम ने मंत्री के गायब होने की असल हकीकत जानने का मन बनाया। इसके बाद से तेनालीराम रोज की तरह दिन में दरबार पहुंचता और रात को राज्य में शामिल सभी गांवों में घूमकर किए गए राहत कार्य का मुआयना करता।
कुछ हफ्तों के बाद एक दिन मंत्री जी दरबार में हाजिर हुए और गांव में किए गए अपने काम को महाराज कृष्णदेव के सामने बढ़ा कर बताने लगे। यह सब सुनकर महाराज और दरबार में मौजूद अन्य मंत्री बहुत खुश हुए। सभी ने मंत्री के काम की काफी प्रशंसा की। वहीं तेनालीराम ने भी सभी के सुर में सुर मिलाते हुए मंत्री की प्रशंसा कर दी। कुछ देर बाद जब दरबार का कार्य खत्म हुआ, सभी दरबारी अपने अपने घर चले गए, लेकिन तेनालीराम वहीं अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठा रहा। तेनालीराम को इस स्थिति में देख महाराज कृष्णदेव ने पूछा, तेनालीराम तुम घर क्यों नहीं गए, क्या बात है? इस पर तेनालीराम बोला, महाराज मंत्री ने राज्य में जो राहत और बचाव कार्य किया वह अपनी जगह है, लेकिन यदि आप प्रजा से मिलेंगे तो उन्हें इससे ज्यादा खुशी होगी। तेनालीराम की यह बात महाराज को पसंद आई। उन्होंने अगले दिन ही तेनालीराम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का फैसला किया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज और तेनालीराम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने अपने अपने घोड़े की सवारी की और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी पर महाराज रुक गए और चौंककर तेनालीराम से पूछा, ये शाही बाग में लगे सुंदर पेड़ और फलदार वृक्ष कहाँ गए? तेनाली ने कटाक्ष करते हुए कहा, हो सकता है महाराज यह पेड़ बाढ़ के साथ बह गए हो। तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज खामोश हो गए और आगे बढ़ने का इशारा किया। दोनों कुछ दूर आगे बढ़ ही पाए थे कि महाराज की नजर वहां मौजूद नालों पर पड़ी। नालों पर मंत्री जी को पुल बनवाने को कहा गया था, लेकिन वहां पुल की जगह पेड़ों के तने डाले गए थे। महाराज समझ गए कि मंत्री ने शाही बागों के वृक्षों के तनों को नालों पर डलवा दिया है। तभी तेनालीराम ने चुटकी ली और बोला, महाराज हो सकता है कि बाढ़ के कारण पेड़ के तने यहां आ गए और अटक गए। मंत्री जी जिस पुल के निर्माण की बात कर रहे थे वह आगे होगा। इस पर भी महाराज कुछ नहीं बोले और आगे बढ़कर एक गांव में पहुंचे। गांव में चारों ओर बाढ़ का पानी भरा हुआ था। वहां मौजूद लोग बाढ़ के कारण बेहाल थे। कुछ लोगों जान बचाने के लिए अपने घरों पर पड़ी खपरेल पर चढ़े हुए थे, तो कुछ पेड़ों पर रह रहे थे। यह नजारा देख तेनालीराम बोला, देखिए महाराज, मंत्री ने इन लोगों को पेड़ों और घर की छतों पर चढ़ा दिया है ताकि भविष्य में भी इन्हें बाढ़ से कोई नुकसान न पहुंचे। अब महाराज कृष्णदेव राय के सब्र का बांध टूट गया और वह गुस्सा से तिलमिला उठे। बिना देर किए वह वापस अपने महल आए और उस मंत्री को दरबार में हाजिर होने